नमस्कार, द सृष्टि न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं कवि मुकेश। डोभी प्रखंड में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर अर्थात हम पार्टी द्वारा आयोजित गरीब संकल्प यात्रा में हजारों हजार की संख्या में उमड़ा जन सैलाब। उक्त अवसर पर बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जीतन मांझी और हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व बिहार सरकार के पूर्व मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन भी रहे मौजूद। गरीब संकल्प यात्रा सभा में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हम दशरथ मांझी के वंशज हैं, जिन्होंने 22 साल में अकेले पहाड़ को छेनी और हथौड़ी से तोड़कर रास्ता बना दिया, तो हम सब मिलकर सरकार क्यों नहीं बना सकते। वहीं जीतन मांझी ने नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार शराबबंदी के नाम पर गरीब, दलित, शोषित लोगों पर शोषण और अत्याचार कर रही है, जबकि बड़े बड़े उद्योगपतियों से लेकर अधिकारी तक शराब का सेवन खूब शौक से करते हुए देखे जाते हैं, लेकिन उन सभी पर कोई कानून नहीं लागू होता। गरीबों को घर बनाने के लिए 5 डिसमिल जमीन देने का भी प्रावधान है, किंतु इस पर नीतीश सरकार अमल नहीं कर रही है। इस पर आगे उन्होंने कहा कि आप सभी गया जिला से डॉक्टर संतोष कुमार सुमन को सांसद बनाकर दिल्ली भेजने का काम करें। आप सबों की हक की लड़ाई यही लड़ने का काम करेंगे। गरीब संकल्प यात्रा के दौरान सैकड़ों लोगों ने हम पार्टी का दामन भी थामा, जिसे माला पहनाकर हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन ने स्वागत भी किया। उक्त अवसर पर हम पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताएं भी रहे मौजूद। आप देख रहे थे द सृष्टि न्यूज से कवि मुकेश की रिपोर्ट। आगे देखें। हिंदुस्तान अवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन और बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा। कितना दर्द होगा, आपके सीने में कितना दर्द होगा, कितना आपको जलन होगा, रात भर आपको नींद नहीं आएगी। वही नीतीश कुमार कहें कि अपनी पार्टी को हम में मर्ज कर दो, हम बर्दाश्त कर सकते हैं, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे दशरथ मांझी जी के हम संतान है जो 22 साल में पहाड़ का जीना चुन दिए, हम भी 22 साल में सरकार बना के दिखा देंगे और हम लोग अपनी पार्टी को बचा के रखे। और आज पार्टी जिंदा है जिसका नाम है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर, और ये पार्टी रहेगी, आगे बढ़ेगी। और एक दिन समय आएगा जब लोग इस पार्टी के पीछे कहेंगे कि नहीं, किसी ने कुर्बानी दी है, तो आज कुर्बानी के कारण ये पार्टी है। ये पार्टी आपकी है, हर गरीब की आवाज है, हर गरीब का ईमान है, हर एक गरीब का एक तरह से सपना है। ये पार्टी बनेगा, ये पार्टी बचेगा, तो आपके बीच में रहने वाला कोई व्यक्ति विधायक बनेगा, एमपी बनेगा। आज मंच मिल रहा है, जो लोग जोर से बोल रहे हैं, इंजीनियर नंदलाल मांझी हो, चाहे संजय मांझी हो, चाहे आपके साथ रंजीत मांझी हो, जोगिंदर मांझी हो, आज बोल रहे हैं तो हम का देन है, कहीं पर बोलने नहीं दिया जाता है। पार्टी को बचना चाहिए, ये आवाज बचनी चाहिए, और आवाज जब तक बचेगी, आवाज जब तक निकलेगी, जिसका नाम इनकलाब है, और हम जो मुट्ठी बनता है इनकलाब है, यही क्रांति है, और यही एक बदलाव लाएगा, और यही आपके चेहरों पर खुशियां लाएगा, यही आपके चेहरों पर मुस्कान लाएगा। और आपने जो सपना देखा है अपने बच्चों को इंजीनियर बनाने का, डॉक्टर बनाने का, IAS IPS बनाने का, और समाज का जो ताकत है उसको अपनी मुट्ठी में करने का, वही एक सहारा है, यही एक तरीका है। हम के साथ हो जाइए, हम बन जाइए, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। चलिए, बहुत बहुत डॉक्टर संतोष जिंदाबाद, डॉक्टर संतोष मांझी जिंदाबाद, हम सब जिंदाबाद। असर कहीं ना कहीं यहाँ पे जो भीड़ दिखाई दे रही है, इसमें क्या कहना चाहिए? देखिए, गरीब संकल्प यात्रा सफल नहीं सफलतम में से है, और हर जगह इसी प्रकार के लोग, गरीब लोग आते हैं और अपनी बात को सुनते हैं, सुनाते हैं। और देखिए, गरीब की बात सब लोग करता है, लेकिन गरीब उन्मूलन के संबंध में जो बारीकियां हैं, उस बारीकी को कोई नहीं अपना रहा है, जिसके चलते आज 76 वर्ष आज़ादी के बाद भी आज गरीबी और अमीरी की खाई बहुत काफ़ी चौड़ी है, गहरी है, और इसको पैचअप करने की आवश्यकता है।
शिक्षा में भी जैसा हम कहा करते हैं कि कहाँ जनरल एजुकेशन 80% साक्षर लोग हैं और शेड्यूल कास्ट के लोग 30% हैं। तो निश्चित है कि काफ़ी गाय खाई है 70, 80 और 30, तो इसको पूरा करने की ज़रूरत है। और ये कब होगा कि जब इनका अम्बेडकर साहब का एक कहना कि कॉमन स्कूलिंग सिस्टम होना चाहिए, राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान होनी चाहिए, तभी लोग शिक्षित होंगे। तो जब शिक्षित होंगे तो निश्चित है कि विकास होगा। इसका उदाहरण हम अपने से देते हैं। किसी प्रकार से हम लोग पढ़ लिख गए तो आज हम लोग इस मुकाम पर हैं। उसी प्रकार से कुछ छिटपुट लोग पढ़ लिख रहे हैं तो भी अब अच्छे दिख रहे हैं। तो उसी तरह से सबको पढ़ने की ज़रूरत है। बड़े लोग जो अमीर लोग हैं, हम बड़े में जात की बात नहीं करते हैं। हम प्रायः यही मानते हैं कि दुनिया में दो ही जात है, एक गरीब की और एक अमीर की। तो जो गरीब लोग हैं उसकी दशा दिशा चाहे जिस जात जिस कौम का हो एक ही होता है, जिसके चलते उनकी हालत ख़राब है। तो वैसी परिस्थिति में शिक्षा बड़ी चीज़ है। शिक्षा अगर लोग को अच्छी मिल जाए, समान शिक्षा मिल जाए तो सबकी स्थिति अच्छी होगी, जैसा दूसरे देशों में भी हो रहा है। तो इसका जोड़ हम लोग विशेष देते हैं। लोकसभा जैसे सर पे आ चुका है सर इलेक्शन, तो क्या एनडीए में सीट शेयरिंग के लिए आपसे बात हुई है कि क्या कितने सीट पे आप लड़ेंगे? हम कितने सीट पे लड़ेंगे सर? देखिए, हम लोग एनडीए में आए हैं या कहीं भी जाते हैं, अनकंडीशनल हम लोग समर्थन देते हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का हम लोग कायल हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, हर दृष्टिकोण से बढ़ रहा है। अब रही बात चुनाव लड़ने का, तो एनडीए की बैठक हर मास के बाद होगी, आपस में बातचीत होगी और तय होगा कि कौन कहाँ से सीट लड़ेगा, कौन कहाँ से जीतने लायक है, ये देख कर किया जाएगा। हमारा कोई कंडीशन नहीं है और कोई मांग नहीं है। सर एक और सवाल है सर कि डॉक्टर संतोष कुमार सुमन के लिए गया सीट सुरक्षित माना जाए या नहीं सर? क्योंकि बार बार सवाल ये उठ रहा है सर कि सीट कहीं ना कहीं कंफर्म हो गया है। देखिए, हम गया सहित अनेकों सीट पर हम अपना चुनावी तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम लड़ेंगे तो हम वोट मांगेंगे या हमको मिलेगा, अगर हमारे लोग लड़ेंगे तो उनको वोट दिलावेंगे। इसलिए गया का सीट जिसको कहा जा रहा है, हम मन में मान के चलते हैं कि अगर हमको मिलेगा तो हम अच्छा रहेंगे, अच्छा करेंगे। और सब दिन से गया का सेवा हम लोग किया है, तो इस नाते भी गया का सीट हमको मिलना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन ये तभी संभव है जब एनडीए की बैठक होगी, एनडीए में ये तय हो जाएगा कि हाँ किसको कहाँ सीट मिलेगा। इसलिए हम उसको कोई परमानेंट नहीं कर सकते हैं, जब तक तय नहीं होगा तब तक नहीं कहा जा सकता। बयान आया था सर आपका के पाठक को लेकर, आपने तारीफ किया था कि वो काम अच्छा कर रहे हैं शिक्षा विभाग में, तो क्या कहना है कि इस तरह की टाइमिंग को भी 5 बजे तक किया गया है, तो कहीं ना कहीं शिक्षकों में इस तरह की नाराज़गी भी देखी जा रही है? देखिए, नाराज़गी होना एक अलग बात है। कोई भी सरकार है, सरकारी सेवक है, वो सपोज किया जाता है कि 24 घंटा वो सरकारी सेवा में। ठीक है, पहले आप 10 बजे से 4 बजे तक रहते थे, कारण पढ़ाई की स्थिति क्या थी सब लोग जान रहा है। और आज पढ़ाई की स्थिति ठीक करनी है तो थोड़ा सा अवधि अगर बढ़ा दी गई है तो इसमें रंजिश नहीं होना चाहिए, सेवा भाव से काम करना चाहिए। और हम इस लायक इसलिए करते हैं कि जितना, जैसा हमने कहा कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का एक नीति है कि दुनिया में 2 ही जात जानती है वो पार्टी, एक अमीर की एक गरीब की। तो सरकारी विद्यालयों में प्रायः गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, और गरीब के बच्चों को पढ़ाने के लिए अगर शैक्षणिक माहौल ठीक नहीं रहेगा तो आज 76 वर्ष में आज गरीबों की स्थिति जो है पढ़ाई लिखाई की वही स्थिति बनी रहेगी। तो इसको दूर करने का एक ही तरीका है कि पढ़ाई लिखाई को ठीक किया जाए, और उस माने में के पाठक एक प्रयास कर रहे हैं। तो उसको हम समझते हैं थोड़ा जो अच्छी दवा होती है बुखार की वो कड़वी होती है, तो कड़वी दवा लेने से फ़ायदा होता है, उसे घबराना नहीं चाहिए। आखिरी सवाल सर शराबबंदी पर कि क्या आपने जो अभी भी कही भाषण में, तो क्या ये आपके सरकार आने के बाद बिल्कुल इस पर पाबंदी हट जाएगी? मैं एकदम कहता हूँ, हम लोग सब लोग मिलकर के शराबबंदी का समर्थन किया था, शराबबंदी का समर्थन किया। आज भी हम समझते हैं कि शराबबंदी होना चाहिए, लेकिन शराबबंदी के नाम पर कितना कुकर्म हो रहा है
सरकारी मुलाजमों को जिस प्रकार से इंस्टिगेट करके गरीबों को सताया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। आज सवाल है कि शराब कहीं कहीं आवश्यक है। हमारे मिलिट्री मैन हैं, हमारे बाहर में काम करते हैं, -.समथिंग में वो काम करते हैं, रिटायर हो गए हैं, वो बिहार में आवेंगे, रहेंगे अपना घर पर, बिना शराब के वो रहेंगे क्या? उनको शराब चाहिए। जिस प्रकार से गुजरात में है परमिट सिस्टम, उस तरह से कर दे कि जिसको जो ज़रूरत है उसको शराब मिले और ये वो सिस्टम हो। अभी गिफ्ट नाम की संस्था वहाँ पर बनी है, 13 वर्ग किलोमीटर में वो कंपनी बनी है। वहाँ एकदम स्पष्ट कर दिया गया है कि शराब वहाँ पर फ्री रहेगी, इसलिए कि बाहर के लोग आएंगे, पिएंगे, अपना काम करेंगे। आज बिहार में भी जैसे बोध गया है, आज शराबबंदी का कारण है कि बोध गया का पर्यटन में जो राशि आती थी वो कम गई है। सब लोग बनारस चल जाते हैं, कलकत्ता चल जाते हैं, हजारीबाग चल जाते हैं, यहाँ सिर्फ दिन में आते हैं और चले जाते हैं। आज तो कहने का मतलब है कि अगर शराब पी करके कोई गुंडागर्दी करे उसको रोकिए आप। शराब पी करके सार्वजनिक जगह में कोई बदमाशी करे, अपने पत्नी को मारे, अस्पताल में जाए, स्कूल में जाए, तो उसको काम कीजिए। इसका ये मतलब नहीं है कि शराब एकदम बंद कर दीजिएगा, तो उससे आज हम समझते हैं 50,000 करोड़ रुपया सरकार को घाटा है। और दूसरी ओर पब्लिक को जो पहले शराब 100 रुपया और 50 रुपये में मिल जाती थी, आज 500 रुपया और 1000 रुपये में मिलती है, तो उनको भी पॉकेट से पैसा ज़्यादा लग रहा है। और तीसरी चीज़ ये है कि शराब बनाने की प्रक्रिया जो चोरी छिपे लोग करते हैं, 2 घंटा में बना देते हैं, जिसमें नौसादर है, यूरिया और क्या क्या दवा देते हैं, जिससे शराब नशीली हो जाती है और जिसके कारण हमारे लोग मर जा रहे हैं। तो तीनों प्रकार से हमको घाटा दिया जा रहा है। तो ये शराबबंदी ऐसा कानून नहीं रहना चाहिए। अगर हम लोग की सरकार आएगी, हमारी सरकार उस लायक होगी कि हम प्रभाव डाल सकें, तो ऐसे शराब नीति को जरूर समीक्षा करेंगे और गुजरात पैटर्न पर शराब नीति को लाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।